हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटल गेन। हमने अभी तक क्या सीखा है कि कैपिटल गेन अराइज कैसे होता है। यू मस्ट हैव अ कैपिटल एसेट और उसका ट्रांसफर होना चाहिए तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखी, व्हाट इज नॉट कैपिटल एसेट ये देखा आपने, देन ट्रांजेक्शंस विच आर रिगार्डेड एज ट्रांसफर ये देखा, ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर ये शुरू किया लास्ट क्लास में आपने, और अब कुछ और ट्रांजेक्शन है विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर उसको देखने जा रहे हैं। आइए पॉइंट नंबर 10, any transfer by way of conversion of preference share into equity share of that company। आपके पास पता है क्या था? preference share of a company, you had preference share of a company which you purchased say for ₹100 only, और उसे कुछ समय बाद कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था, कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इक्विटी शेयर, और आपको जो इक्विटी शेयर मिलता है प्रेफरेंस शेयर के बदले में, पता है वो कितने का था? ₹400 का। तो क्या आपको कैपिटल गेन यहां पे हुआ है? तो कहता है नहीं, ये ट्रांसफर ही नहीं है, बेसिकली ये ट्रांसफर नहीं है, इसलिए कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये इक्विटी शेयर सेल करेंगे, दिस इज सोल्ड समडे, मान लीजिए ₹600 में, तो कैपिटल गेन अराइज होगा? हाँ होगा। कॉस्ट क्या मानी जाएगी इस इक्विटी शेयर की जो बिका है? अभी ये इक्विटी शेयर बिका है, इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जितने में आपने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया था। आपने इक्विटी शेयर परचेज तो ही ना किया, आपने तो प्रेफरेंस शेयर परचेज किया था ना, राइट। वो ₹100 में जो प्रेफरेंस शेयर खरीदा था वही इक्विटी शेयर बना है। तो ये इक्विटी शेयर कितने का है? आपको कितने का पड़ा है? ₹100 का। तो आज जब उसे ₹600 में बेचोगे तो ₹100 की कॉस्ट घटाओगे और बैलेंस कैपिटल गेन होगा। जब भी एक्स वाई बनता है और वाई फिर फर्दर जेड की तरफ बिकता है, तो आपने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक ली जाती है? पूरी। और इंडेक्सेशन कितना लिया जाता है? कन्वर्जन जहां पे हुआ है वहां से लेके जिस दिन सेल हुआ है, राइट। तो होल्डिंग पीरियड यहां से यहां तक की होगी। इसमें होल्डिंग पीरियड से क्या पता चलता है हमें? होल्डिंग पीरियड से ये पता चलता है ये जो एसेट हमने ट्रांसफर की है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। इनकेस शॉर्ट टर्म है तब तो इंडेक्सेशन की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो यू नीड टू डू इंडेक्सेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट लगाना पड़ेगा, महंगाई का इफेक्ट लगाना पड़ेगा, राइट। तो महंगाई का इफेक्ट कहां से कहां तक लगेगा? बस यहां से यहां तक, इतने दिन में जो महंगाई हुई है बस उसका इफेक्ट लगेगा। अगर इतने पीरियड में महंगाई आपकी मान लीजिए 2 गुना हुई है तो आप दुगना कर देंगे कॉस्ट को। कॉस्ट कितनी है? ₹100। ध्यान दीजिएगा, इसको दुगना करेंगे। तो जब भी एक्स वाई बन रहा है और वाई फर्दर बिक रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा सिस्टम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक्स वाई बनेगा और वाई फिर फर्दर सेल होगा, तो क्या होता है यहां पे? कॉस्ट कौन सी ली जाती है? देखिए, जब भी आपको कैपिटल गेन निकालना है तो आपको सेल माइनस कॉस्ट करना है, ठीक है। सेल कौन सी ली जाएगी? ये। कॉस्ट कौन सी ली जाएगी? यहां वाली, ठीक है। अब होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ये निकालने के लिए होल्डिंग पीरियड पूरा देखा जाएगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है होल्डिंग के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो गया तब कुछ करना ही नहीं है, काम खत्म हो गया आपका। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन कितने पीरियड का होगा? यहां से यहां तक। ये रट लिया कि नहीं सबने? यही सेम सिस्टम सब में चलेगा। यही चीज देखिए यहां भी चल रहा था, एक प्रेफरेंस इक्विटी बना, इक्विटी फर्दर सेल हुआ, तो क्या हुआ? सेम चीज हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। डीमर्ज्ड कंपनी थी ए लिमिटेड, डीमर्ज्ड कंपनी थी ए लिमिटेड, और ये ब्रेक हो गए, दो कंपनी बन गई बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। फिर आपने बी लिमिटेड के शेयर को सेल कर दिया, सोल्ड, दिस इज इवन सोल्ड, ठीक है। तो यही तो हो रहा है, एक्स वाई बना फिर फर्दर बिक गया। अब इसको दो ट्रांजेक्शन की तरह देख लीजिए, एक यहां से ए लिमिटेड बी लिमिटेड बना फिर फर्दर सेल हुआ, ऐसे देख लीजिए। फिर यहां ए से सी बना और सी से सेल हो गया। मतलब यू हैड शेयर ऑफ ए लिमिटेड गॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये डीमर्ज हो गई, ये कंपनी दो कंपनी में टूट के बन गई। तो ऐसे में क्या होगा? कॉस्ट कौन सी ली जाएगी? कॉस्ट ली जाएगी ए लिमिटेड की,
लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ए लिमिटेड अगर 100 रुपए में खरीदा था तो हमको तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों के शेयर मिले हैं, तो हम कैसे कॉस्ट को बांटेंगे? तो ये जो कॉस्ट होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन दोनों में इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट ट्रांसफर टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। हुआ क्या होगा कि ए लिमिटेड की जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज थी वो बी के पास और कुछ सी के पास गई होगी। ए लिमिटेड से एसेट और लाइबिलिटीज कुछ किसके पास आई? बी के पास। कुछ एसेट लाइबिलिटीज किसके पास आई? सी के पास। यही तो हुआ होगा। जब एक कंपनी ब्रेक होती है तो उसके पास क्या क्या होता है बैलेंस शीट में? एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है। तो कुछ एसेट लाइबिलिटी बी लिमिटेड के पास गई, कुछ सी लिमिटेड के पास चली गई थी, राइट। अब क्या होगा? नेट एसेट हम किसे कहते हैं? नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब मान लीजिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज जो है इसके पास नेट एसेट गई 5 करोड़ की, ठीक है, और इसके पास नेट एसेट कितने की गई? 4 करोड़ की। आपने ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे मान लेते हैं 90 रुपए में, तो 90 रुपए को ब्रेक किया जाएगा 5 करोड़ इस टू 4 करोड़ के रेशियो में, मतलब 5:4 में। तो बी लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट आपके लिए कितनी हो गई? आपके लिए कितनी हो गई? 50 रुपए। और सी लिमिटेड के शेयर की कीमत आपके लिए कितनी हो गई? 40 रुपए, ठीक है। तो ये जो 90 रुपए कॉस्ट ब्रेक होगा, तो ये कैसे ब्रेक होगा बी और सी में? ये ब्रेक होगा 50 और 40। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी जब ब्रेक होती है तो उस आपने शेयर खरीदा था ए लिमिटेड के, आपको तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के शेयर मिल गए, लेकिन जिस दिन मिले उस दिन की मार्केट वैल्यू जानते हो कितनी थी? बी लिमिटेड के शेयर की मार्केट वैल्यू थी 150 रुपया और सी लिमिटेड के शेयर की मार्केट वैल्यू थी 125 रुपया। लेकिन आपकी कॉस्ट कितनी है? आपने तो 90 रुपए में शेयर खरीदा था ए लिमिटेड का, वही बी और सी दोनों मिला है आपको। तो 90 रुपए को ब्रेक करेंगे हम बी और सी में। कैसे ब्रेक किया जाता है? ब्रेक करने का तरीका होता है नेट एसेट। नेट एसेट में ये ब्रेक हो गया। अब फर्दर मान लीजिए इसको हमने 250 रुपए का सेल कर दिया, इसको सेल किया है 200 रुपए का, तो अब कॉस्ट इसमें से कितनी कटेगी? 250 में से 50 रुपया और इस 200 में से कॉस्ट कितनी कटेगी? 40 रुपया जब आप बेचेंगे, राइट। अब अगली बात आती है होल्डिंग पीरियड कितनी ली जाएगी? तो होल्डिंग पीरियड पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक की ली जाती है। दिस इज होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इंडेक्सेशन कितना होगा? अगर मान लीजिए होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म हो गया तो इंडेक्सेशन इसका यहां से यहां इतने पीरियड का और इसका भी कितना, यहां से यहां तक इतने पीरियड का इंडेक्सेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है यहां पे। होल्डिंग पीरियड पूरा ले लेंगे, जब आपने ए लिमिटेड का शेयर खरीदा था वहां से लेके देखेंगे जब फाइनली बी का शेयर सेल हुआ कितना दिन हुआ, इसके बेसिस पे आप होल्डिंग निकालेंगे। और होल्डिंग के बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पता चलता है। कैसे पता चलता है? कुछ एसेट के केस में 1 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म, कुछ के केस में 2 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म, कुछ एसेट के केस में 3 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म। ये शेयर की बात हो रही है, तो शेयर के केस में क्या हो सकता है? 2 केस हो सकता है। शेयर लिस्टेड है कि अनलिस्टेड? लिस्टेड अगर है ये तो 1 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर ये अनलिस्टेड है तो क्या होगा? 2 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पता कर लीजिए। अगर शॉर्ट टर्म आया तब तो इंडेक्सेशन करना ही नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म आया तो इंडेक्सेशन करना है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट पे होता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं होता है। तो देखिए कुछ एसेट के केस में तो शॉर्ट टर्म जो है कुछ एसेट के केस में जो शॉर्ट टर्म है वो 3-3 साल तक रह जाता है, लेकिन फिर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। 3 साल का पीरियड है लेकिन फिर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं आता वहां पे। आइए देखिए पॉइंट नंबर 12, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटेड कंपनी इन ड्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमलगमेटिंग कंपनी। आपके पास अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर था ए लिमिटेड का, अब वो अमलगमेट हो जाती है और सी लिमिटेड बन जाती है, किसी दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है, और सी लिमिटेड बन जाती है। तो जिनके पास भी ए लिमिटेड के शेयर थे उनको क्या मिल जाएगा? उनको तो सी लिमिटेड के शेयर मिल जाएंगे। अब एज एन इन्वेस्टर आपको जब सी लिमिटेड के शेयर मिले और आपने सी लिमिटेड के शेयर सेल किए तो क्या होगा, यही बात यहां समझनी है। ए लिमिटेड के बदले में आपको सी लिमिटेड का जब शेयर मिलेगा तो कह रहा है कि वो ट्रांसफर नहीं है। अगर कंपनी अमलगमेट हो जाती है और इस वजह से आपको चेंज होकर दूसरी कंपनी का शेयर्स मिलता है तो ये ट्रांसफर नहीं है, तो कोई कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। लेकिन जब आप उस अमलगमेटेड कंपनी के शेयर फर्दर बेचोगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा।
इंडेक्सेशन कितना होगा, बस यहां से यहां पता ही है, होल्डिंग कंपनी होल्डिंग पीरियड पूरा। ये आप सारा केस समझ रहे हो ना, हर केस में क्या हो रहा है, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और इसलिए आपको शेयर बदल के दिए जा रहे हैं। आप होल्ड करते थे शेयर ए लिमिटेड का, अब ए लिमिटेड कंपनी अमलगमेट हो गई तो किसमें, सी लिमिटेड में, तो आपको सी लिमिटेड का शेयर बदले में मिल गया, क्योंकि ए लिमिटेड कंपनी तो खत्म हो गई। तो ए लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, अपने सारे शेयर होल्डर को सी लिमिटेड के शेयर दिलवाए, राइट। तो दिस कन्वर्जन ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स इनटू सी लिमिटेड शेयर्स, दिस नॉट ट्रांसफर, बट व्हेन यू आर गोइंग टू सेल दिस शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड देन इट इज ट्रांसफर, तब ये ट्रांसफर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 30। ये सब आपको बस थियोरेटिकली याद रखना है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर, देयर इज नो कैपिटल गेन, सो देयर इज नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, अंडरस्टूड। Any transfer of a capital asset or intangible asset by a firm to a company as a result of succession of the firm by the company in the business carried on by the firm provided the following conditions are satisfied। कह रहा है कैपिटल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, एक फर्म क्या करती है, कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। कब ट्रांसफर करती है, क्योंकि फर्म का सक्सेशन हो गया है बाय द कंपनी, मतलब कंपनी ने फर्म को सक्सीड कर लिया, एक्वायर कर लिया है। एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो अपने एसेट्स को कंपनी को दे रही है, ठीक है, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दे रही है कंपनी को। क्यों कर दे रही है, क्योंकि फर्म को कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया जा रहा है। अब एक फर्म को कंपनी के द्वारा एक्वायर किया जाएगा तो सारी एसेट ट्रांसफर होगी ही कंपनी में, ठीक है। तो कहता है कि फॉलोइंग कंडीशन अगर साथ में सेटिस्फाई हो रही है तो इसे हम ट्रांसफर नहीं कहेंगे, यानी फर्म के हाथ में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, इवन दो फर्म हैज ट्रांसफर्ड द एसेट्स टू कंपनी। जब आप यहां नीचे पढ़ेंगे ना कंडीशन, तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिकली ऐसा नहीं है कि फर्म को कंपनी ने सक्सीड कर लिया है, बेसिकली फर्म ही कंपनी बन रही है। जब आप पढ़ेंगे तो यहां ये समझ में आ जाएगा, देखिए फर्म ही कंपनी बन रही है। अभी तक हम पार्टनरशिप फर्म की तरह चला रहे थे धंधे को, अब हमने सोचा है कि नहीं, हम इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अब मेरी ही एसेट है, हम ही ने फर्म को क्या किया है, कंपनी बना ली है, तो जो पार्टनर्स थे वो अब शेयर होल्डर्स बन गए, राइट। जितना उनकी कैपिटल फर्म में लगी हुई थी उतना उतना उनको शेयर्स मिल गया। तो बेसिकली यहां कुछ अलग नहीं हो रहा है, कोई और आके एक्वायर नहीं कर रहा है एसेट्स को, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसलिए यहां पे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। देखिए क्या लिखता है कंडीशन में, कहता है ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकेम एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। फर्म की एक एक एसेट, एक एक लायबिलिटी कंपनी के पास गई है, जाएगी, अरे फर्म ही कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, हमने बताया ना आपको, ठीक है। ये कंडीशन से ये बात समझ में आ जा रही है कि दिस इज एन कन्वर्जन केस। तो आप अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे में जो भी एसेट फर्म से कंपनी में जाएगी वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगी। दूसरा, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर सक्सेशन बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सारे के सारे पार्टनर शेयर होल्डर बन गए, ठीक है। हाँ, इसलिए बन गए क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया है, अरे वो फर्म ही कंपनी बन रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं ये बात, और ये बात हमें कहां से पता चल रही है, इन्हीं कंडीशन से पता चल रही है जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे पार्टनर जो फर्म में थे वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन। जिस दिन सक्सेशन हुआ है, मतलब जिस दिन कंपनी ने फर्म को सक्सीड किया, उस दिन जो उनका कैपिटल अकाउंट था फर्म में, उसी प्रपोर्शन में वो शेयर होल्डर बने हैं। यही तो हुआ होगा, जो जो उनकी कैपिटल थी उसके बदले में उतने रुपए का उनको इक्विटी शेयर मिल गया होगा। द पार्टनर्स डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन ऑफ बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी फॉर्म और मैनर अदर देन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। कंपनी में उनको शेयर्स के अलावा और कुछ नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं। पार्टनरशिप फर्म में उनकी कैपिटल थी, कैपिटल के बदले में इक्विटी शेयर दे दिया गया, बात खत्म। नेक्स्ट, एक फर्म को कंपनी बनाया ही क्यों गया है? बेसिकली वो कंपनी इसीलिए बनाया गया है ताकि थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट आ सके, उसमें कुछ लोग और इन्वेस्ट कर दे, कुछ और शेयर होल्डर भी आ जाए, यही तो मकसद होगा। नहीं तो अभी तक फर्म में चल रहा था, हम कंपनी क्यों बना रहे होंगे? ये एक मकसद हो सकता है कि भाई हम थोड़ा सा और कैपिटल इन्फ्यूजन चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ी सी और कैपिटल आ जाए। द एग्रीगेट ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द कंपनी। कह रहा है कि 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर आज भी किसके पास कंपनी में होना चाहिए? उन्हीं पार्टनर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, देखिए
कंपनी की कैपिटल इतनी है, तो इसमें से 50% आज भी किसका होना चाहिए? वो पार्टनर्स का होना चाहिए जो पहले फर्म में थे। ठीक है, मतलब उन सभी पार्टनर्स को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो उनको दिया है वो कितना होना चाहिए? टोटल कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल का आधा उन तीनों को मिला के होना चाहिए। 3 पार्टनर 4 पार्टनर जो भी थे, उन सभी पार्टनर्स का मिला के इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए? 50% ऑफ द टोटल कंपनीज इक्विटी कैपिटल। ठीक है, अगर 50% या उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल आज भी फर्म वाले पार्टनर्स का होगा, उन्हीं का बिजनेस ये कहलाएगा। ठीक है, बाकी और लोगों का भी कैपिटल आ सकता है। एंड देयर शेयर होल्डिंग कंटिन्यूज टू बी सच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। एंड देयर शेयर होल्डिंग कंटिन्यूज टू बी सच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। 5 साल तक सक्सेशन के ये शेयर होल्डिंग सभी पार्टनर्स की मिला के 5% की रहनी चाहिए, यानी वो पार्टनर्स अपनी इक्विटी होल्डिंग को कम नहीं कर सकते हैं। 50% होल्डिंग 5 साल तक बनी रहनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा उन्हीं की कंपनी, उन्होंने ही बनाया था। अभी वो धड़ से निकल जाएं धीरे से शेयर बेच के, तो इसका मतलब है वो तो प्लानिंग कर रहे थे, अभी कंपनी में थे, उनको तो एक्चुअल में फर्म बेचनी थी। अगर तुमने सचमुच फर्म बेची है अपनी, तब तो कैपिटल गेन आना चाहिए ना यार। एसेट आपने अगर बेची है सचमुच, तब तो कैपिटल गेन आना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि कैपिटल एसेट नहीं आएगा? एक फर्म को कंपनी के द्वारा सक्सीड किया गया है, क्योंकि कंडीशन ऐसी बता रही है गवर्नमेंट, जब वो कहना ये चाह रही है कि तुम ही ने फर्म को कंपनी बनाया है, तब भाई बाहर तो कहीं बेचे नहीं हो एसेट, तो तुमसे कैपिटल गेन नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि यही टैक्स प्लानिंग करने का तरीका था कि आपने पहले कंपनी में इक्विटी रखी अपनी और धीरे से 4 दिन बाद खसक लिए आप, ताकि कैपिटल गेन ना हो फर्म के हाथ में, तब तो ये प्लानिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है 5 साल तक होल्डिंग पार्टनर्स की बनी रहनी चाहिए 50%। कैसे बनी रहेगी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर थे। ठीक है, इसके पास 20% शेयर थे, इसके पास 20% थे, इसके पास 10% थे, तीनों का मिला के 50% था। ये 50% मेंटेन रहना चाहिए, कंपनी में आधा हिस्सा उन्हीं पार्टनर्स का होना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये पार्टनर्स बाहर शेयर नहीं बेच पाएंगे, लेकिन अगर विद इन पार्टनर्स ही अपना एक दूसरे को शेयर बेचे तो चलेगा, चल सकता है। अगर मान लीजिए 2 साल बाद ए पार्टनर का 25% हो जाए, बी का 20% है और सी का 5% हो जाए, तीनों का मिला के कितना है आज भी 50%, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, अभी भी टेंशन नहीं है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। आज भी 50% मेंटेन रहना चाहिए, दिस इज टू बी मेंटेन। ये मेंटेन करने को नहीं कह रहा है इंडिविजुअल होल्डिंग, ये 50% मेंटेन होना चाहिए। मतलब 5 साल के अंदर शेयर होल्डर्स, जो पार्टनर्स शेयर होल्डर बने थे, वो अपना शेयर बाहर नहीं बेच पाएंगे, अपने में बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं, वो 50% मेंटेन रहना चाहिए 5 साल तक। 40 where a sole proprietary concern is succeeded by a company in the business carried on by it, as a result of which the sole proprietary concern transfers any capital asset or intangible asset to the company, provided the following conditions are satisfied। जैसे फर्म कंपनी के द्वारा सक्सीड कर ली गई थी, लेकिन मैंने बताया बेसिकली कोई बाहरी कंपनी नहीं थी, वो फर्म ही कन्वर्ट हुई थी कंपनी में। यहां पे बिल्कुल वैसे ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को कंपनी ने सक्सीड कर लिया है। ठीक है, और इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रही है कंपनी में। तो कहता है कि अगर ये कंडीशन नीचे वाली सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न जो भी एसेट दे रही है कंपनी को, उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप नीचे की कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बेसिकली कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के द्वारा सक्सीड हो जा रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ही कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। अभी तक मैं इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा था, अब मैं उसे कंपनी बना रहा हूं। तो कंपनी क्यों बना रहा हूं? मैं चाहता हूं कि कुछ और कैपिटल इन्फ्यूजन हो उसमें, और लोग भी पैसा लगा ले। ठीक है, तो मेरा हिस्सा जो है उसमें 50% मेंटेन रहना चाहिए 5 सालों के लिए, यही कंडीशन होगी। बाकी मतलब बाकी जो के कंडीशन थी सारी पार्टनरशिप फर्म में, वो भी रहेगी। जैसे कि सारी एसेट एंड लायबिलिटीज कंपनी में जानी चाहिए, सोल प्रोप्राइटर को कोई भी और बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, जितनी ही उसकी कैपिटल लगी थी उतने का इक्विटी शेयर कैपिटल उसको मिल जाएगा, टोटल इक्विटी कैपिटल में उसका 50% हिस्सेदारी रहना चाहिए, और 5 साल तक मेंटेन भी रहना चाहिए, यही सब बोलेगा। All the asset and liabilities of the sole proprietary concern relating to the business immediately before succession become the asset and liabilities of company. Shareholding of the sole proprietor is not less than 50% of the total voting power in the company,
और ये शेयर होल्डिंग कंटिन्यू करे 5 साल तक। सोल प्रोप्राइटर को कोई और बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, डज नॉट रिसीव एनी बेनिफिट और कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी फॉर्म और मैनर अदर देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरी ऑफ फर्म इनटू कंपनी विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये जो ऊपर वाले दोनों केस के लिए बोल रहा है, पॉइंट नंबर 13 एंड 14 दोनों के लिए बोल रहा है कि जहां पे सोल प्रोप्राइटरी कंपनी के द्वारा सक्सीड की गई, पार्टनरशिप फर्म कंपनी के द्वारा सक्सीड की गई, एसेट ट्रांसफर हुए लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं माना गया, तो कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी वुड बी द सेम एज दैट ऑफ इन द हैंड्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न और द फर्म एज द केस मे बी। एसेट उसी वैल्यू पे भी सामने वाली कंपनी के पास जाना चाहिए जिस वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के दिखाई दे रहा था, वो वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू सेम जाएगी। अगर मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप में एक एसेट 5 लाख रुपए की दिख रही थी तो कंपनी की बैलेंस शीट में भी वो 5 लाख रुपए से ही शुरू होगी। एनी ट्रांसफर अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997, अगर आपने सिक्योरिटी को, शेयर्स को ट्रांसफर किया है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के तहत तो ये ट्रांसफर नहीं है। तो आप पहले जानना चाहेंगे कि व्हाट इज दिस सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। सर ये सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम होता क्या है? आइए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज दिस सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। शेयर मार्केट जो होता है वो क्या टाइमिंग है उसकी? अभी फिलहाल शेयर मार्केट 9:15 बजे सुबह खुलता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। ठीक है। कौन कौन से दिन खुलता है? मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट खुलता है। ठीक है। आज मान लीजिए मैं शेयर में पहला दिन है मेरा, आज तक मैंने कभी शेयर वेयर खरीदा नहीं है, ताजा ताजा मैंने एकदम डीमेट अकाउंट खुलवाया है और आज मेरा पहला दिन है शेयर मार्केट में, 9:15 बजे मैं बैठ गया हूं एकदम शेयर वेयर खरीदने बेचने के लिए। मैंने देखा आज मेरा पहला दिन है, मैंने देखा रिलायंस कंपनी के शेयर का भाव बहुत ज्यादा है भाई, 2800 रुपए चल रहा है, मेरे हिसाब से ज्यादा आया। ठीक है। आज मुझे लगता है कि ये डाउन हो जाना चाहिए, तो क्या मैं रिलायंस कंपनी के शेयर 100 बेच सकता हूं एट द रेट ऑफ 2800? मेरे पास कोई शेयर वेयर है नहीं, क्या मैं माइनस कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई है आपको जब पीजीबीपी पढ़ा रहा था। आपको दिन भर में ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ कर देना होता है, खत्म कर देना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको दिन भर में खत्म कर देनी है। अगर आपने माइनस किया तो आप प्लस कर लीजिए बाद में, 3:30 के अंदर अंदर खत्म कर दीजिए। एक्चुअली में आपने शेयर बेचा है खरीदा है ये नेट के बाद देखा जाता है, मतलब 500 शेयर खरीदे और 500 शेयर बेच दिए तो आपका दिन भर का ट्रांजैक्शन निल है, ना आपने खरीदा ना बेचा, और ये जो इनकम आती है उसको स्पेकुलेशन कहा जाता है। ठीक है। कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है, कोई भी डिलीवरी, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ना आया ना गया। जैसे अगर ये मैंने शेयर बेचा 9:15 बजे मान लीजिए, तो क्या मेरे डीमेट अकाउंट से निकलता है? अरे निकलता ही नहीं है। ये सब कुछ 3:30 पे जब मार्केट बंद हो जाता है तब होता है निकलना या आना, डीमेट अकाउंट में शेयर का आना या वहां से निकलना 3:30 पे होगा। यानी अगर 9:15 बजे मैंने शेयर माइनस कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप 2 घंटे बाद खरीद लो उसको, प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, खत्म खेल। ये जो डिफरेंस होगा वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट है आपका, स्पेकुलेशन गेन है, जो कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। राइट। तो मैंने किया 2800 रुपये में माइनस, लेकिन 3:30 बीत गया और मैं प्लस करना भूल गया। अब क्या होगा? अगर 3:30 तक आप इसको खरीदे नहीं थे तो आपके डीमेट अकाउंट से अब ये निकाला जाएगा, लेकिन जब आपका डीमेट अकाउंट खंगाला गया तो उसमें था ही नहीं शेयर, तो अब कैसे निकलेगा? तो यहां पे आपका हो जाता है कांड, एकदम ऐसे समझ लीजिए। अब ये शेयर आपको ऑक्शन मार्केट से निकाल के देना पड़ेगा। एक दूसरा मार्केट होता है, ये कैश मार्केट कहते हैं, इसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। ठीक है। शेयर मार्केट में एक दूसरा मार्केट होता है ऑक्शन मार्केट। ठीक है। ये 2 बजे खुलता है। मुझे ज्यादा जानकारी स्टॉक मार्केट की आपको नहीं देनी है। अगर आपको सचमुच स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि ऑक्शन मार्केट से ये शेयर लेना पड़ता है। अब ऑक्शन मार्केट से ये शेयर कितने में मिलेगा? ये बहुत महंगा मिलता है, ये प्राइस ना कंपैरेटिवली हायर होती है। ठीक है। कम से कम भी 20 से 25% का नुकसान हो सकता है,
ऑक्शन मार्केट से जब शेयर खरीदा जाता है। क्या ऑक्शन मार्केट से शेयर आपने बेचा था तो आप खरीदते? नहीं, आप खरीदते भी नहीं है, आपका जो ब्रोकर होता है वो खरीद के स्क्वायर ऑफ करता है ट्रांजेक्शन, और जो डिफरेंस होता है उतने रुपए का आपको नोट आ जाता है, उतना आपको पेमेंट करना पड़ता है, मतलब बाकी आपका घाटा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके ब्रोकर ने ऑक्शन मार्केट से ये शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा, क्योंकि उसको तो खरीदना पड़ेगा ना, आपका ये आपने बेच दिया, आपके पास शेयर तो थे नहीं, तो देना तो पड़ेगा ना, बेचा है शेयर तो डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना अपने डीमेट अकाउंट से, है नहीं, तो आप नहीं, ऑक्शन मार्केट में ब्रोकर जाएगा और खरीदेगा। ठीक है, ऑक्शन मार्केट में ब्रोकर खरीदेगा 100 शेयर, मान लेते हैं 3200 रुपए के रेट से। ठीक है, अगर 3200 रुपए के रेट से वो खरीदेगा तो 400 का घाटा हुआ इंटू 100 से 40,000 रुपया का आपको एक नोट भेजा जाएगा। 40,000 रुपया ब्रोकर आपको भेजेगा कि ये जमा कर दीजिए, और आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप उसके पास जब शेयर की ट्रेडिंग कर रहे थे ना, तो उसके पास मार्जिन ऑलरेडी आपकी डिपॉजिटेड थी, उसमें से वो 40,000 घटा लेगा, आपसे मांग वांग नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डिपॉजिट पड़ा हुआ है। आप जब ट्रेड करते हो तो ऐसा नहीं है बिना मार्जिन के कर रहे हो, आपने मार्जिन मनी जमा कर रखी है, उसी में से वो 40,000 रुपया काट कूट लेगा आपका। ये हो गया आपका घाटा। आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप माइनस कर दिए और प्लस नहीं किए तो कितना बड़ा कहानी हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो तो नए जमाने के बच्चे हैं। ठीक है, हमने स्टॉक ट्रेडिंग आज से 15 साल पहले भी देखी हुई है। ठीक है, व्हेन आई हैव जस्ट क्वालिफाइड माई क्लास 12th ना, तब भी मैंने स्टॉक मार्केट को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, बिकॉज आई यूज टू ट्रेड ऑन माई ओन बिहाफ। मेरा खुद का डीमेट अकाउंट था और मैं ट्रेड करता भी था, तो मुझे उस समय से आदत है ये सारी चीजों की। पहले क्या होता था, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही होता था। अब कुछ बच्चे जो आजकल के हैं वो रिलेट ना कर पाए, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी भी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खोले हुए हो, ठीक है, तो मैंने बताया कि मार्केट क्या बजे बंद होता है? 3:30 पे। अगर 3:15 तक आप नहीं खरीदोगे तो ऑटोमेटिक 3:15 पे जो प्राइस है उसमें खरीद देगा सॉफ्टवेयर ही। जैसे अब हम जहां भी डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन होता है, मोबाइल ऐप होता है, आप उसी पे ट्रेड करते हैं ना, आप ज़ेरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, इन सब पे आप ट्रेड करते हैं, राइट। और जब आप इन सब पे ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि 3:15 बजे तक आपने अगर नहीं खरीदा तो वो सॉफ्टवेयर अपने से खरीद देता है। अब आप कहोगे सर अपने से खरीद देता है, ये कौन सी बात हुई, हमसे पूछा पाछा नहीं, आपको पता ही नहीं चला। जब आपने डीमेट अकाउंट खोला था ना, तो खटाखट आप तो साइन मार रहे थे, 40 पन्ना आपने साइन मार दिया था, और डिजिटली 40 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट था वो बिना पढ़े आपने साइन मार दिया था। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक पॉइंट लिखा रहता है कि अगर आपने कभी भी शेयर माइनस किया जो आपके पास नहीं था, तो 3:15 पे वो ऑटोमेटिक खरीद लिया जाएगा, मैं इसको एग्री करता हूं। ठीक है, आपने उस पर साइन किया था। अगर आपको नहीं एग्री करना है तो मत करिए, ये अधिकार सामने वाले का नहीं है। आप सिंस ये एग्री करते हो इसलिए सॉफ्टवेयर में ऐसा इनबिल्ट फीचर डाल दिया जाता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। तो देखिए, वो तो ब्रोकर आपको सेव कर रहा है, नहीं तो ऑक्शन मार्केट में चला जाएगा तो आपका उल्टे कांड हो जाएगा। ठीक है, 3:15 बजे वो इसलिए ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो पहले ये सब सॉफ्टवेयर जो आज आपको फोकट में मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है ना, आपको पता है आज से 15 साल पहले ये सॉफ्टवेयर 25-25 हजार रुपए का ब्रोकर बेचता था। आपको मालूम नहीं, अब तो डिजिटल युग आ गया है ना, सबके पास सॉफ्टवेयर है। नहीं तो पहले ना शेयर की एक ऑफिसेज होती थी, वहां पे लोग जाके ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप या लैपटॉप का ऐप जो है, वो खरीदने के लिए 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देने पड़ते थे, आज फ्री का मिलता है। तो सबके पास ये सब होता नहीं था, हम खरीद लेते थे किसी के थ्रू और हम भूल जाते थे, कहानी हो गई हमारी। तो पहले एप्लीकेशन में ये सब इनबिल्ट फीचर भी नहीं होते थे, राइट। तो पहले ऑक्शन मार्केट में चला जाता था। क्या आज भी लोगों का ऑक्शन मार्केट में चला जाता होगा? हाँ, बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर होते हैं, मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर ना, उस पर टिक लगा के साइन कर देते हैं। बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ी ना साइन करते हैं, वो कहते हैं कि 3:15 पे थोड़ी ना हम 3:29 पे ऑर्डर लगाएंगे। 3:30 पे ना मार्केट बंद होता है। तो बड़े ट्रेडर्स ये सब नहीं करते हैं, ब्रोकर को ये सब अधिकार नहीं देते, तुम खड़ाक से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर स्क्वायर ऑफ करेगा ट्रांजेक्शन। तुम कौन होते हो स्क्वायर ऑफ करने वाले? तो ऑक्शन मार्केट में आज भी शेयर्स चले जाते हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि माइनस हुआ प्लस नहीं हो पाया, तो ये घाटा हो जाता है, राइट। अब इससे बचने का कोई तरीका है? हाँ, तरीका है, मैं बताता हूं आपको। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, वो भी 2-2 बार। मैंने शेयर माइनस किया और मैं प्लस करना भूल गया। मैंने शेयर माइनस किया और फिर प्लस करना मैं भूल गया। 3:30 निकल गया, मैं भूल गया। और इसके पीछे कारण था, पहले मेरी जो क्लासेस होती थी ना,
जैसे मैं फेस टू फेस क्लास जब लेता था तो मेरी मॉर्निंग क्लास होती थी 7 to 10, 7 से 10 बजे की क्लास होती थी। फिर उसके बाद दूसरी क्लास होती थी 11 बजे। 11 बजे जो दोपहर में क्लास होती थी वो थ्योरी वगैरह की क्लासेस होती थी, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी क्लास होती थी। 11 बजे से लेके वो होती थी 1 बजे या 1:30 बजे तक की होती थी, ठीक है। एंड अगेन 2 बजे से तीसरी क्लास होती थी जो 5 बजे खत्म होती थी, राइट। तो वही 2 बजे वाली क्लास में 3:30 हुआ, बीच में गया, मेरी क्लास खत्म हुई 5 बजे, मैं भूल गया। और ऑर्डर मैंने कब लगाया था? वो जो 10 बजे क्लास खत्म होती है उसी समय ऑर्डर लगाए थे। अब आपको समझ में आया क्यों छूट गया? वो 2-2 बार मेरा छूट गया था। तो जब डीमेट अकाउंट में मेरे पास शेयर थे नहीं, माइनस हो गए, जब मुझे बाद में 5 बजे क्लास से निकला तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की कि क्या तुम्हारे पास किसी के पास 100 रिलायंस कंपनी के शेयर हैं तुम्हारे डीमेट अकाउंट में? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने माइनस कर दिया है। तो चांस की बात देखिए, मैंने जिस बार मेरा पहली बार माइनस हुआ था, मैंने जिस पहले अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारे पास ये शेयर है, उसके पास था। उसने कहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास तो है नहीं, तुम अपने डीमेट अकाउंट से ये 100 शेयर निकाल दो और कल सुबह सुबह तुम्हारे डीमेट अकाउंट में हम ये 100 शेयर खरीद देंगे। मेरे दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूं अपने डीमेट अकाउंट से, तुम 100 शेयर सुबह दे देना, मेरे अकाउंट में खरीद देना। उसको कोई फर्क पड़ा क्या? उसके पास 100 शेयर थे, 100 शेयर थोड़ी देर के लिए बच जाएंगे, फिर सुबह सुबह आ ही जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने जो 100 शेयर अपने डीमेट अकाउंट से, मेरे दोस्त ने जो 100 शेयर अपने डीमेट अकाउंट से निकलवाए, क्या ये ट्रांसफर है? क्योंकि शेयर तो गया उसके डीमेट अकाउंट से। तो इनकम टैक्स कह रहा है कि नहीं, ये नहीं गया। इसी को कहा जाता है स्टॉक लेंडिंग स्कीम। स्टॉक लेंडिंग स्कीम, उसने स्टॉक मुझे लेंड किया है, कर्ज में दिया है 100 शेयर, मुझे सुबह सुबह खरीदने हैं उसके, ठीक है। 1997 में इसको लीगल बना दिया गया था। पहले तो ये था कि ये बेसिकली अलाउड नहीं था, इसको लीगल बनाया गया 1997 में ही। तो स्टॉक लेंडिंग स्कीम आई 1997 कि भाई अगर कभी किसी के पास शेयर नहीं है तो दूसरा भी उसकी डिलीवरी कर सकता है। तो मेरे दोस्त ने जो शेयर ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर नहीं है, यहां पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। शेयर किसने बेचा है? -100 जो हुआ है वो मेरा ही हुआ है, और अगले दिन जब हम खरीदेंगे उसके डीमेट अकाउंट में तो वो परचेज भी किसकी है? मेरी है, ध्यान दीजिएगा, प्लीज रिमेंबर दैट। मेरा दोस्त ना तो खरीद रहा है शेयर ना बेच रहा है, ध्यान से समझिए। मेरे दोस्त के डीमेट अकाउंट से आज शेयर गया, क्या वो उसकी सेल है? नहीं। अगले दिन उसके डीमेट अकाउंट में 100 शेयर खरीदाया, क्या वो उसकी परचेज है? नहीं, कुछ नहीं है। उसकी परचेज तो वही है जो उसने पहले खरीद रखा था जब का भी, ठीक है। आज शेयर्स मेरे दोस्त के डीमेट अकाउंट से गया है, लेकिन वो सेल किसकी है? मेरी है, ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में मैं अपने दोस्त के डीमेट अकाउंट में परचेज करूंगा, लेकिन वो परचेज किसकी है? मेरी है। इस परचेज और सेल पे जो भी गेन या लॉस हुआ वो मेरी इनकम है। अंडरस्टूड एवरीवन? कुल मिला के यहां पे तो सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि जो मेरे दोस्त ने शेयर निकाला है अपने डीमेट अकाउंट से वो ट्रांसफर नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया कि वो सेल परचेज सब मेरी थी और मेरे दोस्त की ना तो वो परचेज है ना सेल है। अंडरस्टूड? Any transfer under the security lending scheme 1997 for lending any securities under an agreement or arrangement which the SEC has entered into with the borrower of such securities which is subject to guidelines issued by SEBI in this regard. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 16। Any transfer of capital asset in a transaction under reverse mortgage scheme shall not be regarded as transfer and therefore shall not attract capital gain tax. याद है आपको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम? पहले भी बताया था आपको जब मैं आपको एग्जेम्प्टेड इनकम बता रहा था, कुछ इनकम ऐसी बता रहा था जिस पे टैक्स नहीं लगता है, तो मैंने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के बारे में आपको बताया था। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, व्हाट इज दिस रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था कि एक बुढ़ा बुढ़िया हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि इससे ऑफेंड नहीं होइएगा, थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हमेशा उन वर्ड्स को यूज करता हूं जिससे आप पिक्चराइज भी कर सके, तुरंत आपके दिमाग में वो इमेज बैठ जाए, वो मूवी की तरह बैठ जाए। ये मेरा पर्पस होता है। मैंने बताया था कि एक बुढ़ा बुढ़िया है, उनके पास बड़ा सारा मकान है, खूब बड़ा सा मकान है, ठीक है, करोड़ रुपए का वो मकान है, उसमें वो बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं। उनकी औलाद महा की निकम्मी है, वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, ठीक है। और वो बुढ़ा बुढ़िया उस बड़े से मकान में रहते हैं, लेकिन उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है। करोड़ रुपए का मकान है लेकिन खाने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि कोई इनकम थोड़ी ना है, वो कमा तो सकते नहीं है, और उनकी जो औलाद है वो उनको छोड़ के जा चुकी है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
तो मैंने बताया इसका एक रास्ता होता है। ये क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं और कहते हैं मेरा मकान गिरवी रख लीजिए आप, और हमको हर महीने खाने पीने के लिए 15,000 रुपए मेरा खर्च है, आप हमको बस 15,000 रुपए दे दिया करिए। अब मान लेते हैं वो मकान 10 करोड़ रुपए का है, तो बैंक को आपत्ति होगी क्या? वो देख रहे हैं बुढ़ा बुढ़िया हैं, 70-80 साल के हैं, 15,000 रुपया महीना मांग रहे हैं, कितने रुपए का मकान है? 10 करोड़ का मकान है। वो गिरवी रख लेते हैं बैंक वाले, ठीक है, गिरवी रखते हैं बैंक में। अभी भी कौन रहेगा मकान में? बुढ़ा बुढ़िया रहेंगे अपना, और हर महीने उनको 15,000 रुपए दे देते हैं खाने पीने के लिए। फिर मैंने बताया था कि कभी बुढ़ा बुढ़िया का मन करता है कि चलो हनीमून जाएं, मस्ती करें, तो वो 1,00,000 2 लाख रुपया भी मांगते हैं तो बैंक वाले दे देते हैं, वो लमसम पैसा भी दे देते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बताइए एक तरीके से क्या बैंक कर्ज दे रही है एक्चुअल में? क्या वो बुढ़ा बुढ़िया कर्ज ले रहे हैं? मैंने कहा बोला तो इसको कर्ज ही जाता है कि मकान गिरवी रख के कर्जा लिया जा रहा है, हर महीने 15,000 रुपया कर्ज है, लेकिन सच पूछे तो वो कर्ज नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इनकम टैक्स भी उस बात को समझ रहा है, इनकम टैक्स भी मेरी वाली बात कह रहा है, कह रहे कागजों पे वो कर्ज है, लेकिन एक बात बताओ, वो बुढ़ा बुढ़िया कभी वापस करेंगे क्या उस पैसे को? नहीं, तो वो कर्ज थोड़ी ना है। होगा क्या अल्टीमेटली? चलो सोचते हैं होगा क्या। एक दिन वो बुढ़ा बुढ़िया ऊपर चले जाएंगे भगवान के पास, फिर वो मकान को बेच दिया जाएगा, और बेच के उससे पैसा रियलाइज होगा, बैंक अपनी रिकवरी करेगा उसी पैसे से। यही तो होगा अल्टीमेटली। कभी बुढ़ा बुढ़िया वापस तो कर नहीं देंगे पैसा, यानी उन बुढ़ा बुढ़िया को जो पैसा मिल रहा है वो मकान के बिक जाने का पैसा पहले ही मिल जा रहा है। वो मरेंगे तब मकान बिकेगा और उससे बैंक वाले की रिकवरी होगी, और वही पैसा बैंक वाला अभी दे दे रहा है इन बुढ़ा बुढ़िया को। यही तो हो रहा है अल्टीमेटली, हो तो यही रहा है ना, राइट। तो यहां पे अच्छा, ये जो स्कीम होती है इसको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम बोला जाता है। इस स्कीम के तहत जो पैसा उठाया जाता है, इस मॉर्गेज स्कीम को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम बोला जाता है, ठीक है। अब इस स्कीम में गवर्नमेंट क्या कह रही है? इस स्कीम में गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है, इसमें अल्टीमेटली एक दिन बुढ़ा बुढ़िया का मकान बिकेगा, ठीक है, तो इस पे कैपिटल गेन होगा। अगर बुढ़ा बुढ़िया का मकान बिकेगा तो कैपिटल गेन होगा, ठीक है। इस पे टैक्स लगेगा, ये टैक्स कौन देगा? अरे ये तो बुढ़ा बुढ़िया जब मर जाएंगे तब ये मकान बैंक बिकवाएगा ना, तो इस पे टैक्स देने वाले तो रह ही नहीं गए, बुढ़ा बुढ़िया रहे ही नहीं, तो टैक्स कौन देगा? तो सरकार कह रही है हम एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफर मानते ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये किसकी बात हो रही है? बुढ़ा बुढ़िया के मर जाने के बाद उनका मकान बैंक बिकवाएगी अपना पैसा रिकवर करने के लिए, तो वो जब बैंक मकान बिकवाएगी उसको ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर कहा गया तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। वो मकान किसका है? बुढ़ा बुढ़िया का। कैपिटल गेन किसका बनेगा? बुढ़ा बुढ़िया का, जो अब है ही नहीं, मर चुके हैं। अच्छा, अगर कोई मर चुका है तो मैंने आपको ये सिखाया है कि उसके जो लीगल हेयर होते हैं टैक्स उनको देना होता है, ये भी आप जानते हो। अगर पिताजी मर गए तो जो इनकम कमा के मरे हैं, जिसका टैक्स अभी नहीं दिए वो बेटा देगा, तो भाई उस बुढ़ा बुढ़िया के बच्चों को तो टैक्स देना पड़ेगा ना। सरकार क्यों ट्रांसफर नहीं मान रही है? ले टैक्स। तो सरकार भी कह रही है नहीं लेते ऐसे निकम्मे बच्चों से टैक्स। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का जीते जी ख्याल नहीं रखा, तो उनके मर जाने के बाद उनका टैक्स भी उनसे नहीं लेंगे। जाओ, एग्जाम छोड़ दिया इसको। मे बी एन इमोशनल ग्राउंड, लेट्स नॉट फाइट ऑन टू दिस। गवर्नमेंट कहती है चाहती तो टैक्स ले सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर रखती है। क्लियर है सबको? आइए देखिए, अब ये कहानी जो है ये पूरी की पूरी मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सुनाई है, सो मैं दोबारा इसको नहीं सुनाऊंगा। और अभी अभी फिर सुना दी मैंने ये पूरी कहानी कि बोरोवर जनरली सीनियर सिटीजन होता है, उसके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के पास या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास मॉर्गेज करता है, फिर उससे महीने महीने पैसा मांगता है इंस्टॉलमेंट में, 15,000 रुपये महीना, कभी कभी हनीमून जाता है तो लमसम मांगता है, ठीक है। वो उसी प्रॉपर्टी में कंटिन्यू रहता है अपनी लाइफ टाइम तक, ठीक है, और हमेशा पैसा रिसीव करता रहता है। बोरोवर पे नहीं करता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, कभी भी अपने जीवन काल में उसको वापस तो करता नहीं है। बोरोवर पोजेशन ऑफ द हाउस बैंक को दे देता है, जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। द लेंडर विल रिसीव द लोन अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बाय सेलिंग द हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ द बोरोवर। द सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय द बैंक वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या मतलब है, आइए इस बात को समझिए। जो बोरोवर होता है वो पोजेशन ऑफ द हाउस बैंक को दे देता है, ठीक है। ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो भाई बोरोवर, वो जो बुढ़ा बुढ़िया थे उनके हाथ में तो कैपिटल गेन राइज नहीं हुआ,
लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, हालांकि इतना मेहनत हमको करना नहीं चाहिए ये सब समझाने के लिए, क्योंकि इतना इन डेप्थ बात जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी समझा देते हैं आपको। एक्चुअल में अब होगा क्या, जब वो बुढ़ा बुढ़िया की डेथ हो जाती है तो बैंक अब उनके बच्चों को बोलती है कि ये लोन रीपे करो, प्रॉपर्टी मॉर्गेज से रिलीज करा लो। देखिए, चाहे औलाद कितनी भी निकम्मी हो, मिलेगी प्रॉपर्टी उन्हीं को, ठीक है। तो बैंक प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकती अभी बैंक अब उनके बच्चों को बोलेगी कि भाई इतना पैसा ब्याज के साथ होता है, इस पैसे को दो और प्रॉपर्टी रिलीज करा लो। अगर उनके बच्चे ऐसा कर लेते हैं तब तो बात ही खत्म हो जाती है, लोन रीपे हो गया, सब खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बच्चों ने कहा कि नहीं भाई हमारे पास भी नहीं है देने के लिए, तो अब बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचेगी, ठीक है। बैंक उस प्रॉपर्टी को कैसे बेचेगी, बैंक उस प्रॉपर्टी की कीमत पहले खुद ही निर्धारित कर लेगी कि भाई इस प्रॉपर्टी की कीमत, कोई जरूरी नहीं है बैंक को इमीडिएट बेचने की, कि आपको यह बात पता है। बैंक खुद प्रॉपर्टी खरीद लेगी, बैंक प्रॉपर्टी की कीमत निर्धारित कर देगी कि इतने रुपए इस प्रॉपर्टी की कीमत है, 10 करोड़ रुपया, ठीक है। ब्याज के साथ वो पूरा पैसा होता था 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। 8 करोड़ रुपए उनके बच्चों को दे देगी। अब प्रॉपर्टी बैंक की हो गई है। अब बैंक ने उसका ऑक्शन कराया और कुछ दिनों बाद अब 15 करोड़ में बेचा। अब बैंक के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी आएगा? आएगा। यही बता रहा है आपको। आई बात समझ में? जब बैंक खुद उसको एक्वायर कर ली प्रॉपर्टी और फिर फर्दर बेच रही है, तो अब बैंक के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आएगा, ठीक है। यही वाली कहानी थी यहां पे। आपको ये सबसे मतलब नहीं है, हमको तो बस इतना ही मतलब था। वो बुढ़ा बुढ़िया की प्रॉपर्टी जब बैंक एक्वायर कर लेगी ना, तो ये बुढ़ा बुढ़िया के हाथ में कैपिटल गेन नहीं है उनके मरने के बाद, ठीक है। वो उनके हाथ में कैपिटल गेन नहीं है, बस ये। हाउएवर बिफोर डिस्पोजल, ये सब मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया है कि लीगल हेयर को बोला जाता है कि लोन रीपे कर लो और प्रॉपर्टी रिलीज करा लो। एक्सेस अमाउंट जो आता है डिस्पोजल पे बेचने के बाद, वो लीगल हेयर को दिया भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्मॉल प्राइवेट कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज इनटू एलएलपी। जो छोटी प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इनको एलएलपी बनाया जा रहा है। स्मॉल प्राइवेट कंपनी को एलएलपी बनाया जा रहा है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। देखिए, एलएलपी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है। पहले पार्टनरशिप होती थी और कंपनी होती थी। जब हम पार्टनरशिप बना के बिजनेस करते थे, 2-3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं एज एन पार्टनरशिप, तो उनकी लायबिलिटी होती थी अनलिमिटेड। जैसे ऐसे समझ लीजिए, हम आप मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस किए और उसमें घाटा हो गया 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। हमने पार्टनरशिप में लगाया ही कितना है, दोनों लोग ने मिलके 1 करोड़ रुपए लगाया है और घाटा हो गया 5 करोड़ का। तो अब ये 4 करोड़ का जो और घाटा हो गया, वो कहां से रिकवर होगा? अब जो भी मार्केट की देनदारी है, वो सब हमारा आपका घर मकान सब बेच के पैसा निकाल लेंगे, ये उनको अधिकार है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हम दोनों मिलकर एक धंधा करते हैं, तो जितना भी हमें नुकसान होता है, अनलिमिटेड नुकसान की भरपाई हम दोनों की जिम्मेदारी है करने की, फर्म की नहीं, पार्टनर्स की जिम्मेदारी है अनलिमिटेड नुकसान की भरपाई करने की। हम मार्केट का पैसा लेके बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड कितनी होती है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर हमारे आपके हम दोनों शेयर्स हैं, उस कंपनी शेयर होल्डर हैं कंपनी में, और हम दोनों के शेयर्स फुल्ली पेड है, शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, जितना शेयर हमने लिया और जितना शेयर आपने लिया है, पूरा पूरा 10 रुपए पर शेयर पे किया है कंपनी में। तो अब कंपनी की लायबिलिटी चाहे कितनी भी हो जाए, पे करने की आवश्यकता नहीं है अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, हमारे आपके पर्सनल एसेट को टच नहीं किया जा सकता है। हम दोनों ने मिलकर धंधा किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, दोनों लोग ने फुल्ली पेड शेयर खरीदे हैं, कितने के? 50-50 लाख रुपए के। 1 करोड़ रुपए कंपनी में है, कंपनी को घाटा हो गया 10 करोड़ रुपए का। तो मार्केट में अब बहुत सारे लोगों की लेनदारी हो गई है। अब वो 9 करोड़ रुपए की रिकवरी कहां से होगी? कहीं से नहीं होगी। आगे बात समझ में? तो बहुत सारे लोग जैसे क्या करते थे कि हम और आप मिलके एक पार्टनरशिप में धंधा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पार्टनरशिप नहीं बनाते थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते थे और हम दोनों आधे आधे 50-50% इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते थे।
बस जबरदस्ती का, जबकि हम कंपनी बनाना ही नहीं चाहते, हम लोग पार्टनरशिप में धंधा कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप बना के धंधा करना ना सही नहीं था, रिस्क होता था कि कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो पता चला हम दोनों की पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी। तो हम लोग कंपनी बना के धंधा करते थे। इसीलिए बाद में गवर्नमेंट ने ना एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि भाई तुम कंपनी बनाते ही क्यों हो, झूठ मूठ का बनाते हो, तुमको ढेर सारे शेयर होल्डर रखने नहीं है, झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो, दो लोगों को पार्टनरशिप की तरह धंधा चलाना है लेकिन फिर भी कंपनी बोल रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि चलो ठीक है पार्टनरशिप भी लिमिटेड लायबिलिटी बनेगी, बना लो, वही बना लो तुम। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बहुत सारे लोगों को, छोटी छोटी जो कंपनी बना रखे थे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, वो उनको मन किया कि चलो अब एलएलपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, भाई हमारी तो पार्टनरशिप ही है ना, हमको तो कभी और लोगों को लाना ही नहीं है। भाई कंपनी जब भी कोई बनाता है तो मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर धीरे धीरे आएंगे उसमें, ये मकसद होता है। मेरा तो ऐसा कभी मकसद भी नहीं है, हम दोनों ही मिलकर धंधा करेंगे। तो हमने सोचा कि चलो हम एलएलपी बना ले। क्या गवर्नमेंट भी ऐसा चाहती थी कि जो झूठ मूठ का कंपनी बना के बैठे हैं वो भी एलएलपी बना ले? हाँ, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि जो कन्वर्जन होगा फ्रॉम स्मॉल प्राइवेट कंपनीज का और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो एलएलपी में अगर कन्वर्ट करेंगी तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब छोटी कंपनी का मतलब क्या है ये समझिए। टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 60 लाख इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर। 60 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, यानी ये बहुत छोटी कंपनियों की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी की बात हो रही है। The value of total asset in the books of the account of the company in any of the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion takes place should not exceed 5 crore. टोटल एसेट जिस साल कन्वर्जन हो रहा है उसके पुराने 3 सालों में कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा की एसेट नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा की एसेट नहीं होनी चाहिए, 60 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। The shareholder of the company become partner of LLP in the same proportion as their shareholding in the company. अच्छा, जिस रेशियो में उनकी शेयर थे उसी रेशियो में वो पार्टनर बनेंगे अब, ठीक है। नो कंसिडरेशन, उनको कोई और बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, बस कैपिटल उनकी क्रिएट हो जाएगी एलएलपी में, जितने रुपए का शेयर था उतने रुपए की कैपिटल क्रिएट हो जाएगी एलएलपी में, और कुछ नहीं बेनिफिट मिलना चाहिए। द ईस्ट वाइज शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज टू बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एलएलपी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो एलएलपी बनाए हैं तो एलएलपी में 50% प्रॉफिट एलएलपी का उन्हीं शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जब कंपनी से एलएलपी में बन रहे हैं तो एलएलपी की जितनी टोटल कैपिटल है उसका 50% कैपिटल किसका होना चाहिए? वो कंपनी से जो शेयर होल्डर्स आए हैं उनका होना चाहिए। ये एलएलपी, इसका कर देते हैं 50%, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। बाकी और नए पार्टनर्स भी आ सकते हैं। ये रही कंपनी, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, इन शेयर होल्डर्स का इतना हिस्सा होना चाहिए। जो भी शेयर होल्डर्स थे वो जब इसमें एलएलपी में आएंगे तो उनका मिला के कैपिटल 50% होना चाहिए। बाकी नए कैपिटल भी आ सकती है, इतनी न्यू कैपिटल आ सकती है, 50% न्यू कैपिटल आ सकती है, ये न्यू कैपिटल आ सकती है, मतलब और नए पार्टनर्स भी आ सकते हैं एलएलपी में। ऐसे ही तो आपने पढ़ा था जब हम फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे थे कि भाई कंपनी का 50% इक्विटी उन्हीं पार्टनर्स का होना चाहिए। कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, कुछ नई एंटिटी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्लानिंग यही होती है, कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ नई कैपिटल इन्फ्यूजन हो रही है, तो गवर्नमेंट भी समझ रही है कि ऐसे बैठे बैठा है तो कोई कन्वर्जन वगैरह करता नहीं है, तो कुछ नई कैपिटल भी आ रही है तो वो 50% ही आनी चाहिए। ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी बिकम एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। नो अमाउंट इज पेड either directly or indirectly to any partner out of the accumulated profit of the company for a period of 3 years from the date of conversion. अब ये क्या मतलब है? कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ था, ठीक है, तो कह रहा है ये कंपनी की बैलेंस शीट से जब एलएलपी में ये जाएगा तो ये रिजर्व एंड सरप्लस 3 साल तक मेंटेन रहना चाहिए, ये मेंटेन रहना चाहिए 3 साल तक, 3 साल तक इसको टच नहीं करना, उसके बाद ही बांटना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे धंधा चल रहा था ना वैसे ही चलता रहे, कोई तुम्हारा मकसद तो नहीं है कि तुम ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स मतलब तुम प्रॉफिट बांटना चाहते हो या कुछ
बेच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली, अच्छा ये प्रॉफिट अगर 3 साल के अंदर बढ़ गया तो पता है इससे गवर्नमेंट को क्या लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं सब पार्टनरशिप एलएलपी बनाए हैं सब और अपने खुद निकलने वाले हैं धीरे से, पुराना प्रॉफिट बांट लिए तो खुद निकलने वाले, 3-3 साल तक वो मेंटेन रहना चाहिए। इसका मतलब है कि ये पार्टनर रुके रहेंगे। आप ये समझे कि नहीं? देखिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट यही ना चाह रही है कि भाई तुम्हारा ही कन्वर्जन हुआ है, इसीलिए तो ट्रांसफर नहीं मान रहे हो, टैक्स नहीं ले रहे हैं। अगर तुम किसी और को कंपनी अपनी बेच दी हो किसी एलएलपी को, तब तुम टैक्स लेंगे ही ना। तो अब गवर्नमेंट कैसे समझे कि तुमने बेचा नहीं है? तो गवर्नमेंट कह रही है 3 साल तक इसको बांटना नहीं। अगर तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी में पड़ा हुआ था मान लो 10 करोड़ रुपया, तुम अभी तक बांटे नहीं हो तो तुम रहोगे ना अभी फर्म में पार्टनर, क्योंकि अभी तो ये अभी बांटे बिना तुम निकल कैसे जाओगे? निकलोगे ही नहीं। अच्छा ये सब पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना, दीज आर थियोरेटिकल पॉइंट्स एंड इज नेवर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बस हमको ट्रांसफर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अच्छे से कि क्या ट्रांसफर है क्या नहीं, इसलिए बहुत सारी पॉइंट्स थियोरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। However, if subsequent to the transfer any of the above conditions are not complied with, the capital gain not charged under section 45 would be deemed to be chargeable to tax in the previous year in which conditions are not complied with in the hands of LLP or shareholder of the predecessor company as the case may be। कह रहा है एक बार तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन बाद में भी तुम कोई कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं किए, जो जो कहा गया है कि 3 साल तक प्रॉफिट नहीं बटना चाहिए, मान लो 2 साल पे तुम बांट ही दिए प्रॉफिट, वो रिजर्व एंड सरप्लस वाला, तो जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया था उतना ही कैपिटल गेन अब टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब ये जो नीचे 3 लाइन है, फर्दर द सक्सेसर एलएलपी वुड बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द बिजनेस लॉस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड वीआरएस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ द प्रेडिसेसर कंपनी। जो कंपनी एलएलपी बन रही है उस कंपनी के पास अगर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था और वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपको अगर याद हो वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन जो होता है वो 5 साल में अलाउ होता है। बिजनेस तो याद आ रहा है, जब पेमेंट होता है तो वहाँ से 5 साल में अलाउ होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन। तो अगर ये सब अभी अलाउ नहीं हो पाया था, ये ब्रॉट फॉरवर्ड है तो अब अलाउ हो जाएगा। जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कंपनी ने पे किया था, ठीक है 5 लाख रुपया, और अभी तक 2 साल ही बीते हैं, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख घटा चुकी है कंपनी, 3 लाख घटा नहीं पाई है, तो 1-1 लाख करके 3 साल में ये जो नई एलएलपी तैयार हो रही है वो घटा सकती है। जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो भी ये जो एलएलपी है वो एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, तो 3 चीजें एलएलपी एडजस्ट कर लेगी, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर पाएगी, बिजनेस लॉस का, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का और वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर का, 3 चीजों का, बिजनेस लॉस का, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का और वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का। देखिए ये जो 3 पॉइंट लाइन मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आज की क्लास में तो बहुत कुछ हो गया, तो इसलिए ये इलस्ट्रेशन भी हम आपके साथ अगली क्लास में करेंगे। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ दीज 4 पॉइंट्स जो कि ट्रांसफर नहीं है, तो ये करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में है। ठीक है, तो अभी इतनी सारी चीजें और बची हुई हैं, ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, बट आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर